नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज हमारे पास दो गेस्ट हैं। एक हमारे प्रारब्ध के इस मंच के चिरपरिचित गेस्ट बाबा रामदास जी। तो आइए सबसे पहले बाबा रामदास जी का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो भक्तों की जय हो। दर्शकों, स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आपका नाम है अजित राय जी। तो आइए सबसे पहले अजित राय जी का स्वागत कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आज इस चर्चा में अजित राय जी क्यों हैं। अजित जी सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। तो आज दो अजीत हो गए ना, एक अजीत सिंह और एक अजीत राय। जी बिल्कुल। दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच पर हमेशा हम जब बात करते हैं तो हम कोई खबरिया चैनल नहीं है, दो मरे पांच घायल वाली पत्रकारिता नहीं करते। हम जो कुछ भी हो रहा होता है उस पर उसके विषय विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके आपको वो खबरें बताते हैं जो चैनल नहीं बताते, चैनल जिसको बताने में रुचि नहीं रखते। अजित राय जी उसी पेशे से जुड़े हैं जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं पेशा नहीं बताऊंगा, लेकिन चर्चा जब होगी, उनसे बातचीत होगी तो आप समझ जाएंगे कि हमने एक विषय विशेषज्ञ को भी अपनी चर्चा में आज साथ रखा है। आज का विषय है सड़क। नितिन गडकरी साहब का मंत्रालय। मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा काम करते और दिखने वाला अगर मंत्रालय किसी को कहा जाता है तो वो सड़क मंत्रालय यानी नितिन गडकरी जी का। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्गों का एक ये बृहद स्तर की परियोजना थी जो कि 74,942 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 2017 में रखी गई थी, और इसकी पहला खंड 34,800 किलोमीटर का, जिसके लिए कि 5,35,000 करोड़ का बजट रखा गया था। इसी से बनने वाला है, बन रहा है, बन के लगभग तैयार हो चुका है द्वारिका एक्सप्रेसवे, जो द्वारिका यानी दिल्ली के उपनगर को सीधे सीधे हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। लेकिन इसी बीच कैग की एक रिपोर्ट आती है, सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, और उसमें यह कहा जाता है कि साहब बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा लगाकर ये सड़क बन रही है। तो आइए सबसे पहले बाबा रामदास जी से ये जानकारी लेते हैं मोटा मोटा कि ये कुल मामला है क्या और इस पर इतनी चर्चा हो क्यों रही है। बाबा जी देखिए, मामला यह है कि 10 अगस्त को सीएजी ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली में बना है उसकी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो लागत निर्धारित की थी वो थी 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर। 18 करोड़ मात्र, जबकि नितिन गडकरी जी ने वही सड़क 250 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाई है। मतलब 18 रुपए की चीज को 250 रुपए में खरीदा गया, मतलब लगभग 14-15 गुना दाम ज्यादा दिया गया। मतलब जो मान लीजिए कोई केला 10 रुपए दर्जन का खरीदना था तो उसको जो है 150 रुपए खरीदा गया। तो सब इस रिपोर्ट के आते ही कुछ लोगों की बाछें खिल गई। आपने वो फुटबॉल का टाई ब्रेकर जब होता है, पेनल्टी शूट आउट, वो कभी ध्यान से देखा है? तो जब अंतिम शॉट लेने लगते हैं खिलाड़ी, तो जब वो सामने बॉल सेट करके स्ट्राइकर जो है जब फुटबॉल से दूर आके जब तजवीज रहा होता है ना, तो उसकी पूरी टीम, कोच और सभी दर्शक एकदम ऐसे करके जो है चौकन्ना होके देख रहे होते हैं। सबकी निगाहें उस बॉल पे लगी होती है और पूरी की पूरी टीम जो है ऐसे करके बैठी होती है। और जैसे ही गोल होता है और निर्णायक गोल होता है तो विजेता टीम जो है ना दौड़ पड़ती है उस गोल पोस्ट की तरफ, पागलों की तरह दौड़ने लगते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। बड़ा भावात्मक, बड़ा इमोशनल माहौल होता है। तो अब हमारा विपक्ष और हमारे यहाँ एक सुपारी मीडिया है। तो भारत में जो विपक्षी पार्टियां और सुपारी मीडिया भी जैसे ही भ्रष्टाचार जैसा कोई शब्द सुनाई दे जाता है मोदी सरकार में, तो ठीक वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे वो
है ना, पेनल्टी शूट आउट लेने वाली टीम बिहेव करती है। भ्रष्टाचार शब्द सुनते ही दौड़ पड़ेंगे और जो है पिछवाड़े में गुलाल पोत के नाचने लगेंगे। तो साहब जैसे ही ये खबर आई सीएजी की कि 18 करोड़ की चीज गडकरी ने 250 रुपए में खरीदी है, बनाई है, तो साहब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मोदी सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है, ये शोर स्वाभाविक था। और हमारा जितना सुपारी मीडिया, तो तब मुझे ताज्जुब ये हुआ कि यार सुपारी मीडिया, अच्छा सुपारी मीडिया में आजकल जितने ये सब बेरोजगार हुए हैं ये सब यूट्यूबर हो गए हैं। तो मैंने कहा यार तुम करोड़ों रुपए के पैकेज वाले पत्रकार थे कल तक, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, अभितार, ये सब है ना, बड़े बड़े चैनलों के आप लोग मैनेजिंग एडिटर रहे हैं और सिर्फ पत्रकार थे, स्टार पत्रकार थे, इसीलिए आज इन सबके यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। तो आखिर इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि यार एक मंत्रालय जो कि 5-10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, 18 करोड़ की चीज 250 में कैसे बना सकता है? तो तब सुपारी मीडिया ने, और नेताओं के को तो मैं माफ कर देता हूं, पर मीडिया आदमी ना, मीडिया कर्मी को, तो रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे सीनियर पत्रकार को तो जड़ में तह में जाना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात। तो वो अंजना ओम कश्यप का एक कार्यक्रम था, उसमें जो है गडकरी साहब ने जो है एक स्पष्टीकरण दिया है, वो मैंने आपने भी देखा, मैंने भी देखा, आपने शायद देखा कि नहीं देखा मैं नहीं जानता हूं। तो उन्होंने बताया है कि साहब असल में जिसको आप 29 किलोमीटर की सड़क बोल रहे हैं ना, वो 563 लेन किलोमीटर की सड़क है, 563 लेन किलोमीटर। और अब इसीलिए मैं अजीत राय जी को आज इस चर्चा में मैंने स्पेशली इनवाइट किया है। जी बिल्कुल बाबा जी, आपने मोटा मोटा जो बताया, और आपने ये भी बताया कि वो बड़ी आसान सी चीज जिसको कि हमें आपको समझ में आ रही है थोड़ा सा होमवर्क करने के बाद, वो बात इन सो कॉल्ड सुपारी मीडिया कर्मियों को क्यों नहीं समझ में आई। और यही दर्शकों अब बात आती है कि आज की इस चर्चा में हमने अजित राय जी को क्यों शामिल किया है। अजित राय जी रोड कंस्ट्रक्शन के ही पेशे से जुड़े हुए हैं, कई सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करते हैं और इस समय भी ओमान में अपना एक टास्क करके वापस लौटे हैं भारत कुछ दिन छुट्टियों के लिए। अजित राय जी, जैसा कि बाबा रामदास जी ने भी बताया कि जिस सड़क को, जिस द्वारिका एक्सप्रेसवे को कुल 29 किलोमीटर का कहा जा रहा है और इस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि 18 किलोमीटर की बजाय 250 करोड़ पर किलोमीटर लगा दिया गया, 219 करोड़। दरअसल इसकी लंबाई 563 किलोमीटर है। अब मंत्री जी ने कह तो दिया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर अगर मैं एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग से पूछूं तो 29 किलोमीटर के द्वारिका एक्सप्रेसवे को मंत्री जी ने 563 करोड़ किलोमीटर का कैसे बताया? देखिए, जो भारतमाला मूल प्रोजेक्ट है उसमें सड़क बननी थी 2 लेन प्लस पेव्ड शोल्डर, यानी कैरेजवे की कुल चौड़ाई 10 मीटर होती है। कोई डिवाइडर नहीं, कोई साइड में सेफ्टी की सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सीधे सीधे आपको एक सड़क बनाकर मार्क करके दे देनी है। जहां आवश्यकता है वहां पे छोटे मोटे ब्रिज बनेंगे, जबकि आज के डेट में ये कम से कम 8 लेन की सड़क है। यस, सीधे सीधे 8 गुनी हो गई, लेन वैसे ही बढ़ गई। जहां 2 लेन बननी थी वहां सीधे सीधे 8 लेन बनी। और जब 8 लेन की सड़क बनती है तो बीच में डिवाइडर आते हैं। डिवाइडर क्या, सेपरेटर आते हैं। सेपरेटर ज्यादा चौड़े होते हैं, उनके ऊपर पेड़ भी लगाए जाते हैं ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट जो है आंखों पर न लगे। जहाँ पे पेड़ नहीं लग सकते, जैसे ब्रिज वगैरह है, वहां पे हम मेटालिक या प्लास्टिक के स्ट्रक्चर्स लगाते हैं जिससे कि सामने वाली गाड़ी की लाइटें आंखों में न लगे। तो इन सब चीजों में पैसे लगते हैं और इनको मतलब जो पैसे अतिरिक्त ठेकेदार ने लिए हैं उनको भी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है और काफी लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कम से कम 3 पार्टियां शामिल होती। अब हर पार्टी को कोई खरीद ले इतना बड़ा ठेकेदार तो नहीं हुआ। और उसमें एक संस्था होती है आईई, इंडिपेंडेंट इंजीनियर। अगर एनएचएआई 2 मोड में काम करा है। एक होता है ईपीसी, ठेकेदार आए, सड़क बनाए, पैसा ले, घर जाए। दूसरा हैम होता है, इसमें ठेकेदार आके सड़क बनाते हैं, उसको 40% पैसे ही मिलते हैं
और 60% पैसे अगले 15 वर्षों तक, मतलब हर 6 महीने में 4% मिले, उस हिसाब से 2%, तो 60% वो निकलता है। तो किसी भी मोड में हो, एनएचएआई एक अलग ही संस्था को ठेका देती है टेक्निकल सुपरविजन का। वो संस्था उसकी हर चीज ठेकेदार के ऊपर चेक रखती है। तो आईई जो है, ईपीसी मोड में आईई कहते हैं, एई कहते हैं अथॉरिटी इंजीनियर, और हैम मोड में आईई कहते हैं इंडिपेंडेंट इंजीनियर। उसके बिना रिकमेंडेशन के एनएचएआई किसी को 1 रुपया नहीं, और ठेकेदार को पेमेंट कम या ज्यादा होने से आईई को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 1 रुपया उसमें मिलना नहीं है। और अगर गलत पाया जाता है तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा एनएचएआई में, उसको अपनी संस्था को ही बचाना हो। इसलिए अगर जिसको भी जानना हो कि ये पैसे ज्यादा क्यों हुए, एक सिंपल आरटीआई डालिए कि कौन कितने सीओएस आए। जब भी सड़क, मतलब जो इनिशियल ठेका होता है, उसमें जब कोई चेंज होता है तो एक सीओएस, चेंज ऑफ स्कोप, जो भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि तुरंत बना के प्रस्तुत करें। कई बार ये धनात्मक होता है, कई बार ये ऋणात्मक। मान लीजिए कि एनएचएआई ने आपको 50 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका दिया, 20 किलोमीटर में वो आपको जमीन नहीं दे पा रही है। अब ठेकेदार सड़क कहां से बनाएगा? लेकिन उसने ठेका तो पूरी सड़क का लिया, इसलिए ठेकेदार एक स्टेटमेंट तैयार करता है कि ये 20 किलोमीटर आप नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं, तो इतने पैसे हमारे ठेके में कम। ऋणात्मक चेंज ऑफ स्कोप। अब हो सकता है कि ठेका देने के बाद एनएचएआई क्या है, नहीं यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा बना दीजिए, तो उसके लिए ठेकेदार एक स्टेटमेंट बनाता है कि आपने एक्स्ट्रा ये बनवाया है, तो मुझे इतने का नुकसान हो रहा है, तो इतने पैसे आपको अतिरिक्त। और ये चेंज ऑफ स्कोप धनात्मक मोस्टली लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से। जैसे कि आप कहीं एक ब्रिज बना रहे हैं, अब ब्रिज के एक कोने पर एक गांव है, उस गांव वाले कहते हैं हमको तो उस पर बार बार जाना होता है, तो 1 किलोमीटर ब्रिज पे जाएं, फिर निकले, फिर वापस आए, हमको हमारा खेत उस पार है, तो यहाँ पे एक अंडरपास दीजिए हमको, ताकि हम जा सकें। और जो नेताजी लोग हैं, लोकल ठेकेदार विधायक वगैरह, वो सपोर्ट करते हैं, तो वो चेंज ऑफ इसको पास करना ही पड़ता है। उसी तरह मान लीजिए कि कहीं कोई छोटा मोटा नाला है, शुरू की सर्वे उसको मिस कर गई, और वहां पे ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठेकेदार के सर्वे से पहले ब्रिज बनना पड़ेगा, तो ठेकेदार सीवीएस बनाएगा, उसको पहले इंडिपेंडेंट इंजीनियर अप्रूव करेगा और रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई ठेकेदार ये बात सही कह रहा है, इतने का खर्चा आना है, आप इसको ऑर्डर दीजिए। बिल्कुल। उसके बाद ये आईयू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट होती है एनएचएआई की, जो सबसे लोअर लेवल की होती है। वहां पे एक पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिसर बैठता है, वो उसको रिकमेंड करेगा आरओ को, रीजनल ऑफिसर, जो हर स्टेट में एक आरओ होता है। तो आरओ जब तक पास नहीं करेगा तब तक 1 रुपया ठेकेदार को नहीं जाता। तो मतलब एनएचएआई में 2 लेवल और एक तीसरी पार्टी, जिसको मतलब पैसा किसको मिलता है, कितना मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपना सम्मान से मतलब। तो ऐसे माहौल में जब ट्रांसपेरेंसी इतनी जबरदस्त, कोई 18 करोड़ की चीज को 250 करोड़ में नहीं करता। जिसको भी जानना हो वो सीधे एक सिंपल आरटीआई लगाए एनएचएआई के पास कि भैया ये 1800, ये मतलब जो भी 250 करोड़ किलोमीटर बना है, उसमें कितने सीओएस आए हैं, वो ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा बाबा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजित राय जी ने तकनीकी ढंग से इसको बताया। अब यहाँ पर अगर मैं एकदम बच्चों सा इसको समझने का प्रयास करूं, तो भैया 29 किलोमीटर की ये कुल सड़क है, 8 लेन बनने हैं, यानी कि 29 किलोमीटर में 8 सड़कें अगर आप जोड़ दीजिए, यानी 29 को आप अगर 8 से गुणा करें तो ये 563 किलोमीटर आता है, यानी कि कुल सड़क की लंबाई हो गई 563 किलोमीटर। और मजे की बात यह है बाबा जी कि इस 8 लेन में, यानी 563 किलोमीटर में से 29 यानी करीब 60 किलोमीटर की सड़क अगर छोड़ दीजिए, तो बाकी पूरी सड़क यानी 6 लेन वो सुरंग है, 6 लेन की टनल है। और टनल में सड़क बनाने का कास्ट वो अलग होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज और कि जब यहाँ ये कहा गया कि 18 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट में टोटल कास्ट थी, लेकिन वह उस पूरे प्रोजेक्ट की एक जनरल कास्ट थी, इन जनरल। उसमें से अगर कोई एक टुकड़ा, यानी जैसे ये द्वारिका एक्सप्रेसवे, ये अगर इस स्टाइल का बनना है तो यहाँ कास्ट ऊपर होनी है। भारतमाला प्रोजेक्ट की अभी भी एवरेज कास्ट 18 करोड़ ही पर किलोमीटर आने वाली है, इससे अलग नहीं आने वाली है। जी बाबा जी। अजीत राय जी कुछ कहना चाहते हैं? मैंने ये द्वारका एक्सप्रेस में देखा नहीं, तस्वीर दिखाई हमको, दिखाइए, दिखा दीजिए तस्वीर।
ठीक है, वो तस्वीर देखकर लग रहा है नहीं आ पाएगा। इसमें आ नहीं रही है, हम अलग से उसमें एडिटिंग में डाल के कोशिश करेंगे वो तस्वीर डालने की। देख के पता चल रहा है कि ये सड़क कम से कम 20 लेन, कई जगह 20 लेन की भी है। हाँ, ये सड़क 20 लेन की दिख रही है और इसमें स्ट्रक्चर्स इतने हैं और स्ट्रक्चर्स की कीमत सामान्य सड़क की कीमत से 3 गुनी से 4 गुनी हो, और इतने सारे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं कि इस 250 करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं वो आज तक वाले समिट में नितिन गडकरी जी ने बताया कि इसमें जो चेंज ओवर्स हैं वो ब्रिज के ऊपर ब्रिज मतलब 4 स्तरीय ब्रिज बनाए गए हैं और 8 किलोमीटर जो सुरंग है वो एयरपोर्ट के नीचे लैंडिंग स्ट्रिप के नीचे सुरंग बनाई गई है जिससे आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं। टर्मिनल 3 पर वो सीधे जाएगी जी, और कई जगह 20 लेन रोड है और ऐसे ऐसे इंटरचेंजेस हैं, तो वो अच्छा। उसमें मैं बताऊं, नितिन गडकरी ने बताया कि जो एक्चुअल टेंडर कॉस्ट था उससे 12% कम पे हमने ये सड़क बनाई है और एक्चुअल कॉस्ट जो सड़क की आई है वो 250 नहीं 206 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर आई, जो एक्चुअल कॉस्ट है। जी आप जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, और दर्शकों की जानकारी के लिए अगर हम थोड़ा सा बहुत जल्दी से अगर द्वारिका एक्सप्रेसवे का पूरा एक खाका खींचे तो ये एक्सप्रेसवे 20 से ज्यादा फ्लाईओवर हैं, इसमें 2 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 11 अंडरपास हैं, 20 भूमिगत पैदल यात्री क्रॉसिंग है और 2.5 मीटर का साइकिल और बाइक पथ साथ साथ में बनाया गया है। अब जिस पैकेज की बात कर रहे थे, जिस ठेके की बात कर रहे थे, इसके कुल जो है वो 4 पैकेजेस हैं और चारों पैकेज बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है। मैं वहीं से पढ़ रहा हूं, NHAI के वेबसाइट पे है, द्वारिका एक्सप्रेस की जो अपनी वेबसाइट है उसमें है कि कितने कितने का। जैसे मैं जल्दी से बता दूं तो 1349 करोड़ का पहला पैकेज जो जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट को मिला, 1540 रुपए का जो दूसरा था वो लार्सन एंड टुब्रो को मिला। इस तरह से सारी चीजें हैं। मोटा मोटी पहलवान जी, क्या मैं ये सही समझ रहा हूं कि भैया सड़क बननी थी हजारों किलोमीटर की भारतमाला में, उसमें से ये 29 किलोमीटर यानी जो कि 8 लेन की बनने के बाद 500 कुछ किलोमीटर की हो जाती है, वो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें पैसा ज्यादा लगा है। जब बैठ के जोड़ना घटाना शुरू करेंगे, आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वही आ जाएगा 18 किलोमीटर जिसको आप लेके हवा में उड़ रहे हैं। क्या ये वही बात है? उसमें उसका एक स्पष्टीकरण नितिन गडकरी ने दिया है। वो कहते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में 5000 किलोमीटर रोड 2 लेन पेव्ड शोल्डर 10 मीटर मतलब टोटल सड़क जिसमें 10 मीटर की होती है वो सैंक्शन हुई थी। उसकी कॉस्ट 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है। तो उस सड़क से आप द्वारिका एक्सप्रेसवे को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैंने अभी देखा, हाँ, 6 किलोमीटर लंबा तो एलिवेटेड सेक्शन है। एलिवेटेड सेक्शन है, यस, जो सामान्य सड़क से 5 गुना ज्यादा महंगी पड़ेगी क्योंकि वो ब्रिज है। तो ब्रिज जो है सामान्य जमीन पर बनी सड़क से 5 गुना ज्यादा खर्चा आता है, 4 से 5 गुना खर्चा। और वो एलिवेटेड सेक्शन कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, ऐसा है। हाँ, तो फिर खर्चा तो आना ही है। वो आप कह रहे हैं एवरेज 18 करोड़ आ जाएगा, जी नहीं, ज्यादा आएगा क्योंकि जहां पे मिट्टी डलनी थी वहां RCC डल रही है, तो खर्चा तो ज्यादा आना ही है। अच्छा, इसका मतलब भारत प्रोजेक्ट में जो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर है वो सिंपल प्लेन जमीन पर सड़क बिछा देने का खर्चा है। हाँ, तो ब्रिज जो आएंगे वो भी इंक्लूड है। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा, नितिन उसमें एक बात तो बताइए कि दिस इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है कि देखने लायक प्रोजेक्ट, एक दर्शनीय प्रोजेक्ट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट रोड प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री है। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों के लिए अगर मैं बता दूं तो NHAI के हिसाब से इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो कि अगर जोड़ लिया जाए मोटा मोटी तो हमारे फ्रांस के एफिल टावर से 30 गुना ज्यादा इसमें लोहा खर्चा हो रहा है। 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इसमें खर्च हो रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा की तुलना में भी 6 गुना ज्यादा है। और जिसकी बात अजित राय जी ने की
कि पर्यावरण की कितनी चिंता की गई इसमें कि 12,000 पेड़ों को स्थानांतरित किया गया, यानी उनको उखाड़ के काट के फेंक नहीं दिया गया। इस रोड को बनाने के समय 12,000 से ज्यादा पेड़ों को उठा के दूसरी जगह लगाया गया है। तो अब ऐसा क्या है कि जिस बात को हम, आप और एक ये पेशेवर अजित राय जी के साथ बैठ के इतनी आसानी से समझ रहे हैं, दर्शक भी बड़े आराम से उसको समझ रहे हैं, मंत्री ने भी समझा दिया, सेक्टर 16 की टीआरपी खोर मीडिया को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? एजेंडा खोरी करते पत्रकारों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? सुपारी पत्रकारों को जो अपने टीवी चैनलों में बैठ के सुपारी के नाम पर इस तरह के ठेके वाली पत्रकारिता किया जा करने के एक रवायत शुरू किए हुए हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? अवनीश भाई, मैं एक बात बताऊं, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की जब सरकारें थी तो उस वक्त भ्रष्टाचार का जो आलम था वो दुनिया में किसी से छुपा नहीं। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट अटल जी के जमाने में कंसीव हुआ और उसको पूरा कराया यूपीए 1 में मनमोहन सिंह जी की सरकार। तो सर हुआ क्या कि इलाहाबाद वाराणसी मुगल सराय होते हुए जो ये हावड़ा तक गया है रोड, तो सर उधर की 2 लेन, मतलब इलाहाबाद से मुगल सराय आते हुए जो राइट साइड की 2 लेन थी वो तो बनवाई है अटल जी के जमाने में, और लेफ्ट की 2 लेन बनी मनमोहन सिंह जी के जमाने में। तो अटल जी के जो जमाने में रोड बनी वो पूरी इतनी मोटी कंक्रीट की उसमें लेयर है, पूरी लगभग 2 फुट की, और उस पे आप 120 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। मैंने उस एरिया में गाड़ी चलाई है इसलिए बता रहा हूं। परंतु वही जब आप इलाहाबाद से मुगलसराय जाएंगे तो आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर स्पीड से चल सकती है, और वही जब आप मुगलसराय से इलाहाबाद आएंगे तो 60 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है आपकी गाड़ी पलट जाए। इतना खराब रोड बना है। दोनों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेन्स हैं, एक अटल जी के जमाने में बनी, एक मनमोहन सिंह जी के जमाने में बनी। और वही जब मनमोहन सिंह जी का राज था तो लालू जी की, उधर लालू राज में वो कौन सा इंजीनियर था जिसकी हत्या हुई थी, उनका नाम भूल गया हूं मैं, आप नाम याद दिलाएंगे। उस इंजीनियर ने इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जब भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की थी तो बिहार में उसकी हत्या कर दी गई, जहानाबाद में। तो सर यूपीए के दौर में जो भ्रष्टाचार रहा वो किसी से छुपा नहीं है। और हम लोग स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का वो बयान भी नहीं भूले हैं कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। तो सर बात यह है कि एनएचएआई जो अभी वर्तमान है और पिछले 9 सालों से जो नितिन गडकरी जी के निर्देशन में काम कर रही है, उसमें नितिन जी तो हमेशा ताल ठोक के कहते हैं कि कोई अगर 1 रुपए का भ्रष्टाचार रोक के खोज के बता देगा। तो सब बात यह है ना, वो ही बात है कि जो स्वयं चरित्रहीन लोग है ना, मोहल्ले में एक आध ऐसी महिला होती है जो पूरे मोहल्ले की हर औरत को चरित्रहीन घोषित करके खुद का बचाव करती है। तो सर ये भ्रष्टाचार सूंघने में माहिर मीडिया और विपक्ष इस सरकार को भी भ्रष्ट बता गए थे कि हम भी भ्रष्ट, तुम भी भ्रष्ट। आप कुछ कहना चाहते? भ्रष्टाचार का इस समय एनएचएआई में ये हाल है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से महीने में एक बार एनएचएआई को पीडी को इंस्पेक्शन करना होता है साइट के, जब हमारा बिल पास करना होता है तो अपने 2-3 बंदों को लेकर आता है, वो हमारी पानी की बोतल से पानी तक नहीं पीता, कोई वीडियो बना लेगा। हम अगर खाना खाने जाते हैं तो एनएचएआई वाले 3-4 बंदे अलग टेबल पर बैठ के खाते हैं, अपना बिल खुद पे करते हैं, और हम ठेकेदार के लोग अलग बैठ के खाते हैं, अपना बिल हम खुद पे करते हैं। इस समय ये हालत है, क्योंकि ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता था पहले। मैं कभी नहीं देखा था पहले कि एनएचएआई इतना मतलब
क्या कहते हैं, ईमानदारी से रह रहा। इस वजह से हमारी मतलब मैं पिछली कंपनी पर काम कर रहा था, हमारी काम का डिले हुआ, काम का डिले होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की 3% तक का अब तक पेनाल्टी लग चुका है। अगर पैसे से संभव होता तो हमारी कंपनी के मालिकान जो है गडकरी जी के काफी करीबी हैं, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद कुछ नहीं हुआ। जो पेनाल्टी साइड से लिख दी गई 3% की, वो हमें चुकानी ही पड़ी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है अमरीश भाई, ये अभी जब ये लखनऊ एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब ये बने हैं, जो ये 3 एक्सप्रेसवे नए बने यूपी, तो कई बार भारी बारिश में ना ये रोड धंस जाती, तो उस वक्त भी लोग बहुत भ्रष्टाचार 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 चिल्लाते हैं। जैसे कई बार सर्विस लेन बह गई थी एक बार। ये असल में होता क्या है? ये भ्रष्टाचार की वजह से होता है क्या? आखिर क्या कारण होता है रोड धंस जाना या बह जाना? ये होता क्या है, आप बताइए। देखिए, ये भ्रष्टाचार नहीं, कोई भी कितना ही भ्रष्ट हो, लेकिन वो मतलब क्या करते हैं, प्रोसीजर जरूर फॉलो करता है। और सिविल इंजीनियरिंग में जब आप प्रोसीजर फॉलो करें तो मटेरियल थोड़ा सा अच्छा बुरा भी हो तो चल जाता है। ये किसी फोरमैन की लापरवाही का नतीजा है और कुछ नहीं। जब हम मिट्टी डालकर उसको रोल करते हैं तो रोल करने के बाद उसको हर 10 मीटर पर 15 मीटर तक टेस्ट करना होता है कि कितने % कॉम्पैक्ट है। 98% से कम कॉम्पैक्शन पे नहीं चल पाता है, फिर पानी डाल के फिर रोल करना होता है। अब कहीं प्रेशर की वजह से फोरमैन जो है उसने कम परसेंटेज आया होगा तो भी उसको सही परसेंटेज लिख के निकाल दिया होगा। लैब में जितनी टेस्टिंग होती है वो सारा टेस्ट NHAI या IE नहीं करता। NHAI के रूल के हिसाब से अगर 100 टेस्ट होते हैं तो उसमें से मात्र 15 टेस्ट चेक करने हैं IE को, और उन 15 में से 5 टेस्ट चेक करने हैं NHAI। बाकी जो 85 टेस्ट हैं वो ठेकेदार अपने लेवल पे खुद टेस्ट करता है, वो ठेकेदार की ईमानदारी पे डिपेंड करता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब प्रेशर लगा हुआ हो, नितिन गडकरी जी ऊपर से बांस लगाए हुए हो, तो ठेकेदार तो जल्दीबाजी बचाएगा। अब ऐसी हालत में जब लोअर स्टाफ पे प्रेशर बढ़ता है तो देखते हैं चलो 95 है ना, तो 98-95 ठीक ही है, चलो आगे बढ़ते हैं, और उसको ओके करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में ही ये धंसने की घटना है। ठीक बात। अच्छा बाबा जी, अभी मैं ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसमें वहां पे चूंकि हमारे सुल्तानपुर लोधी के एकदम बगल से निकल रहा है, जलंधर सुल्तानपुर लोधी के मेरे जो स्कूल के वहां तक 2 किलोमीटर पीछे से निकल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग मिट्टी डाल रहे हैं। तो बता रहे थे कि मिट्टी नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, उस वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो जब ऐसे कारणों से जब प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, मैंने सुना है कि वो प्रोजेक्ट 6 महीने डिले ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मिट्टी नहीं अवेलेबल है, या पीछे पंजाब सरकार गिट्टी जो क्रशर की थी उनकी पॉलिसी नहीं बना पाई थी, तो गिट्टी अवेलेबल नहीं थी। फिर क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको लगा था, उसका कारण ही यही था कि मिट्टी नहीं मिल रही। सरकार ने मतलब कर्नाटक सरकार ने जो अनुमति पट्टे दिए थे वो किसी मतलब दबाव में आकर एक ही दिन में सारे पट्टे रद्द कर दिए और हमारा काम लगभग ठप हो गया और 6 महीने तक ठप। लेकिन NHAI इस मामले में कोई मतलब रहम नहीं करती है। उसका कहना है कि आपको जहां जरूरत हो हम आपका साथ देंगे, लोकल गवर्नमेंट को डील करना। लेकिन इसकी वजह से अगर डिले होता है तो ये हमारी समस्या है। आपको मिट्टी कहीं से भी लाके भरनी, गवर्नमेंट अगर परेशान कर रही है तो वहां पे हम आपको सब साथ देंगे, हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उसकी वजह से आप गवर्नमेंट डिले हो गया, ये हम नहीं बता। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। अच्छा पहलवान जी, अभी भारत का चंद्रयान मिशन जैसे ही जाके चंद्रमा पे सफलता से लैंड किया, तो उसके बाद चचा नेहरू का काम है। तो मैंने कहा कि यहाँ इस द्वारिका एक्सप्रेसवे में भी एक बात है नजर आ रही है, उसको भी बात कर ली जाए। दरअसल द्वारिका एक्सप्रेसवे की ये योजना साल 2006 की है, तो चाहे तो कांग्रेस खुश हो सकती है कि ये उसके समय की योजना है, लेकिन 2006 में सिर्फ इसका सपना देखा गया, लेकिन ये सपना कब साकार होता है? साल 2017 में, 16-17 में, यानी 10 साल इंतजार किया
और कांग्रेस ने ये सपना देख के पर्ची पर लिख दिया कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो 2016 में इस सड़क को बनाएंगे। तो आप सोचें कि इसमें कम से कम कांग्रेस के लिए एक खुश होने की बात है कि वो ये कह सकते हैं कि ये हमारे सरदार मनमोहन सिंह ने ये सपना देखा था। बहरहाल पहलवान जी, ये वही देश है जहां 200 से 250 किलोमीटर की यात्रा, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा करता था और शाम को खाना खा के लखनऊ से अगर बस में बैठते थे तो हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो जाती थी कि पूरी रात बिता के अगर सुबह का पहला सूरज हम शहर के 10-12 किलोमीटर पहले अगर देख लें तो ये हमारे लिए ताली बजाने का मुकाम होता था। वहां अगर आपको विश्व स्तरीय सड़कें मिल रही हैं तो उसकी कुछ कीमत अलग होती है। लेकिन फिर मैं लौटूंगा उन विमर्शकर्ताओं को। देखिए, नेताओं का काम है वे बता देना, मंत्री का काम था उन्होंने एक टीवी शो में बैठ के बता भी दिया, लेकिन कौवा कान ले गया, ये चाहे सोशल मीडिया हो, तो क्या सोशल मीडिया से भी बदतर हो गया है इस समय भारत का स्थापित मीडिया, सेक्टर 16 छाप मीडिया? देखिए, नहीं, असल में मैं अवनीश जी, मैं उसको बोलता हूँ कि इसीलिए मैंने इनका नाम सुपारी मीडिया रखा है कि ये वो लोग हैं, वो आपने डिस्कवरी चैनल पे होगा ना कि कुछ शेरों के झुंड से कुछ शेरों को भगा दिया, लखेत दिए जाते, लखेत दिए जाते हैं। वो लावारिस घूमते हैं और अपने अपने इलाके को चिन्हित करने का प्रयास करते हैं, फिर हर इलाके से उसको प्राइड जो है लखेत देती है, तो वो लतमरुआ बन के घूमते रहते हैं। देखिए, ये जितने भी पत्रकार हैं, सुपारी जर्नलिज्म में स्पेशली जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये अपने अपने चैनल्स के द्वारा लखेत दिए गए हैं। और इनकी एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये अनएम्प्लॉयबल भी है। ये अपनी हरकतों, अपनी आइडियोलॉजी के कारण सर ये एक्सपेल्ड, सर ये अपनी बिरादरी से बाहर निकाल दिए गए, तड़ी पार किए हुए एक्सपेल्ड लोग हैं। दे आर नॉट ओनली अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयेबल। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने सुपारी ली है कि अगर पुराना वाला रेजीम आ गया तो ये फिर से एयरफोर्स वन माने जो हमारा एयर इंडिया वन, एयरफोर्स वन तो अमेरिका वाला होता है, एयर इंडिया वन में बैठकर और शराब की पेटियों पे बैठ के विदेश दौरों पर प्रधानमंत्री के साथ जाया करेंगे जैसा कि पहले जाते थे। तो सर ये वो लोग हैं जो कि बिरादरी से निकाल दिए गए हैं और अब इन्होंने मोदी सरकार और गडकरी जैसे लोगों की सुपारी ली है कि इनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करके हम वापस पुराने रेजिम को ले आए। सर ये इसलिए, नहीं तो सर एक बात बताइए ना, हम लोग अदना थे, मैं तो अपने आप को पत्रकार कभी बोला ही नहीं, हम तो आम, वी आर कॉमन मैन, हम सामान्य लोग हैं जो कि मजबूरन आज यूट्यूब चैनल खोल के जनता को सच बता रहे हैं, जिनका पेशा है ये काम। जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं वो जानबूझ के जनता को झूठ बता रहे हैं, दुर्भाग्य। तो इसीलिए हमको आना पड़ा, जो काम इन लोगों को करना चाहिए था। जब ये इसमें फेल हो गए तो मेरे आपके इनके जैसे लोगों को आके पब्लिक को सच बताना पड़ता। और सर जहां तक रोड्स की बात है, मैं आज बताऊं, मैं ये वीडियो इस वक्त दिल्ली में बैठ के बना रहा हूं और सुबह 9 बजे मैं अपने आश्रम में था, आगरा फतेहाबाद के पास। और आपको ताज्जुब होगा कि 2.25 घंटे में आश्रम से चलने के बाद मैं 167 किलोमीटर बाद मैंने पहला ब्रेक लिया है 2.25 घंटे। मतलब मैं 2.25 घंटे में 167 किलोमीटर ट्रेवल किया हुआ। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं सैदपुर से गाजीपुर उस पार बिहार में हम एक यात्रा में गए थे। 100 किलोमीटर की जर्नी थी सर, अपनी जीप से थे और एनएच पे ट्रेवल कर रहे थे यूपी में।
सर 6 घंटे में पहुंचे थे 100 किलोमीटर। तो सर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। गडकरी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, गडकरी साहब के और उनके विभाग बिल्कुल के। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, नया भारत जो चांद पे जा रहा है, लाखों किलोमीटर का सफर पूरा कर रहा है, अगर उसको कुछ 100 किलोमीटर का सफर पूरा करने में 6 घंटे 8 घंटे लगे, तो खैर मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पीढ़ी को क्या कहूं। हम उसमें भी जिए हैं जहां हमने 200 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में पूरी की है। हम वहां भी जी रहे हैं जहां हम सुबह चलते हैं और दोपहर होते होते दोपहर का खाना दिल्ली खाते हैं। तो खैर मुझे लगता है कि सब कुछ जानने के बाद भी एजेंडा खोरी कर रहे पत्रकार, एजेंडा खोरी कर रहे वो नेता, ऐसे तमाम लोग उनके मुहर्रम के दिन, मुहर्रम मनाने के दिन लगातार यूं ही बने रहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है इतनी ट्रांसपेरेंसी से सामने है। और जब जनता इस्तेमाल करती है उस चीज को, तब वो कहते हैं कि भाई पैसा 2 रुपया ज्यादा लग गया, लेकिन चीज शानदार बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत सारी चीजें आज के हमारी चर्चा से क्लियर हुई होंगी। हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्द ही द्वारिका के इस एक्सप्रेसवे, जो कि अब कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में पूरी तरीके से चालू हो जाएगा, उस पर यात्रा करेंगे। और तब इस बात की चिंता, अच्छा यहां पर चलते चलते अगर मैं इसको समाप्त करूं, तो ये एक सवाल आता है कि सीएजी ने फिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल वहां उसी कार्यक्रम में मंत्री गडकरी जी ने ये कहा भी कि हमसे एक चूक जरूर हुई है, जो चीज वर्बली हमने कैग को समझा दिया था सीएजी को और वो सहमत हो गए थे, हमारे अधिकारियों ने उसी चीज को लिखित रूप में नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रिपोर्ट कंपाइल हुई, तो क्लर्क साहब, हमारे सरकारी विभागों के जो क्लर्क साहब लोग हैं, वो दोबारा टाइप करने की जहमत नहीं उठाए, और जो वर्बली जो समझाई गई थी बात, वो उसमें अकाउंटेड नहीं हुई। और ये शायद यही एक अकेली ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये सनसनी लूटने का एक मामला बन गया टीआरपी खोर मीडिया के लिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की हमारी इस चर्चा से आपको जरूर इस प्रोजेक्ट के बारे में और इसको लेके फैलाए जा रहे भ्रम के बारे में बहुत सारी चीजें साफ हुई होंगी। तो आइए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद देते हैं बाबा रामदास जी का और उन्हीं के साथ अजित राय जी का। बाबा जी, अजित राय जी, आप दोनों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अवनी जी, तो थैंक यू वेरी मच जी। दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हम सभी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।